कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट कर ना आ सकूं। ये वाक्य था डॉक्टर हेतु भारद्वाज का, जब उनसे पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई। और पटाक्षेप नहीं होगा कहानी पर चर्चा करते समय जब बात पूरी हो गई और मैंने उनसे विदा ली और उनसे एक निवेदन किया कि सर आप मुझे एक बार फिर से प्लीज़ समय देने की कृपा करें, तब उन्होंने ये वाक्य कहा कि मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट कर ना आ सकूं। दोस्तों, ये वाक्य इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी है कि एक साहित्यकार न केवल साहित्य सृजन करता है बल्कि अपने भीतर उस साहित्य को जीता भी है। और इस प्रक्रिया में वो कब अपने व्यक्तित्व से, अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर समाज के बीच जा खड़ा होता है, उसे स्वयं पता नहीं चलता। और उस समय समाज के बीच मौजूद होते समय उस साहित्यकार के लिए सारी समाज की समस्याएं अपनी समस्याएं बन जाती हैं। जन जन की पीड़ा उसे अपनी पीड़ा महसूस होती है। राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो, कोई भी पहलू हो जीवन का, हर पहलू से जुड़ी समस्या उसे अपने भीतर महसूस होती है। वो उसे महसूस करता है, उस पीड़ा को भोगता है और उसके समाधान तलाश करता है। लेकिन कई बार जब समस्याएं समाधान की सीमाओं से भी पार हो जाती हैं, तब वह चेतावनी देता है। और ऐसी ही एक चेतावनी पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के माध्यम से डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने दी है, जिसे हम आज के सत्र में पढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत ही आनंद का विषय है कि जिस कहानी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी राजस्थान के एक प्रमुख विख्यात कहानीकार डॉक्टर हेतु भारद्वाज के द्वारा लिखी गई। और उससे भी अधिक सौभाग्य की बात यह है कि हमें उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मिलने का अवसर मिला। मुझे बिल्कुल आमने सामने बैठकर बात करने का अवसर मिला और आप लोगों को वीडियो के जरिए वो अवसर प्राप्त हुआ। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस कहानी पर परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत। सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि किसी भी कहानीकार के सृजन को परखने के लिए, किसी भी कहानीकार के सृजन को समझने के लिए जरूरी है कि कहानीकार के जीवन और उसके दृष्टिकोण के विषय में जाना जाए, उसकी साहित्यिक प्रतिभा से रूबरू हुआ जाए, उसकी साहित्यिक गहराई में डुबकियां लगाई जाएं। तो देखिए, सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। आपका जन्म 15 जनवरी 1937 को हुआ। आपका मूल नाम होतीलाल भारद्वाज है, लेकिन उनका साहित्यिक नाम डॉक्टर हेतु भारद्वाज है। आपका जन्म स्थान रामनेर गांव है। आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, रेखांकित कर लेंगे, अपनी स्मृति में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेंगे कि ये रामनेर गांव वही गांव है जो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का केंद्र बिंदु है। और ये रामनेर गांव कहाँ स्थित है? जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और आपकी शिक्षा, बीए तक की जो शिक्षा है वो मेरठ कॉलेज उत्तर प्रदेश से हुई और उच्च शिक्षा यानी एमए पीएचडी आपने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से की। अब एक साहित्यकार की दृष्टि से लेखक को जानने की हमारी कोशिश है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने प्रमुखतः कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, व्यंग्य लेख लिखे और नाटक लिखे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वे गद्य लेखन से जुड़े रहे। गद्य की विविध विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उनके प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम है 3 कमरों का मकान, जो 1970 में प्रकाशित हुआ। आपको ध्यान रखना है कि लेखक का पहला कहानी संग्रह कौन सा है, प्रश्न बनता है। कौन सा है? 3 कमरों का मकान डॉक्टर हेतु भारद्वाज का पहला कहानी संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ? 1970 में प्रकाशित हुआ। यानी कहानीकार के रूप में लेखक की जो यात्रा है वो 1970 से प्रारंभ हुई। दूसरा कहानी संग्रह जमीन से हटकर 1978 में प्रकाशित हुआ और ये वो कहानी संग्रह है दोस्तों जिस पर उन्हें उदयपुर साहित्य अकादमी से 2 बार सम्मानित किया गया। तीसरा उनका कहानी संग्रह है चीफ साहब आ रहे हैं, 1980 में प्रकाशित हुआ।
चौथा सुबह सुबह 1983 में प्रकाशित हुआ। तीर्थ यात्रा भी 1983 में, यानी 1983 के वर्ष में आपके दो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, एक तो सुबह सुबह और दूसरा तीर्थ यात्रा। और अगला जो कहानी संग्रह है वो है पटाक्षेप नहीं होगा, जिसमें हमारी आज जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, पटाक्षेप नहीं होगा शीर्षक से, वो कहानी इसी कहानी संग्रह में संकलित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी कहानी के आधार पर इस कहानी संग्रह का नामकरण किया गया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि लेखक की दृष्टि में ये कहानी कितनी महत्वपूर्ण है। और इसका प्रकाशन हुआ 1991 में। इसे तो आप बिल्कुल रट ही लेंगे। रास्ते बंद नहीं होते उनका अगला कहानी संग्रह है, 2000 में प्रकाशित हुआ। और समय थमता नहीं 2012 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा, उसका नाम है बनती बिगड़ती लकीरें, जो 1976 में प्रकाशित हुआ। आपका व्यंग्य संग्रह छिपाने को छिपा जाता शीर्षक से 1985 में प्रकाशित हुआ। और आपने एक नाटक की भी रचना की जिसका नाम था आधार की खोज। दोस्तों, इस बिंदु को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वो नाटक है जो 1994 से 1998 तक, यानी 4 वर्ष तक 12वीं कक्षा की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रस्तावित रहा, यानी पाठ्यक्रम में लगा रहा। आपकी जीवनी प्रकाशित हुई क से कांता 1998 में। आपने इस जीवनी की रचना की। संस्मरण जो याद रहा 2012 में प्रकाशित हुआ। और कुछ इधर की कुछ उधर की, उनका एक और संस्मरण संग्रह जो 2011 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। आपने कई पत्र पत्रिकाओं का भी समय समय पर संपादन किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पत्रिका है वो है अक्सर त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक पत्रिकाएं वे पत्रिकाएं होती हैं जो दोस्तों जो 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती हैं। उसके बाद इन्होंने एक शोध पत्रिका का संपादन किया, पंचशील शोध समीक्षा नाम से, यह भी त्रैमासिक थी। आज की कविता नाम से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसके भी उन्होंने 1964 में 4 अंक संपादित किए। तटस्थ एक और साहित्यिक पत्रिका थी, यह भी त्रैमासिक थी। नवंबर 1969 से अप्रैल 1970 तक, यानी 6 महीने में 2 अंकों का संपादन डॉक्टर हेतु भारद्वाज के द्वारा किया गया। मधुमती जो एक मासिक पत्रिका है, उसका 1989, 90 और 98 में कुछ अंकों का संपादन लेखक ने किया। समय माजरा भी एक मासिक पत्रिका है। जनवरी 2000 से दिसंबर 2005 तक निरंतर वे इस साहित्यिक पत्रिका का भी संपादन करते रहे। यानी लेखक न केवल एक व्यंग्यकार हैं, न केवल एक कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, जीवनी लेखक हैं, बल्कि एक कुशल संपादक भी हैं। यानी पत्रकार की भूमिका में भी वे अपनी सानी नहीं रखते। आगे चलते हैं। आपने कुछ आलोचनात्मक और निबंध संग्रह के रूप में भी कुछ पुस्तकें लिखी। कुछ के नाम है राष्ट्रीय एकता और हिंदी, उनकी पुस्तक है जिसमें उनके भाषणों का संग्रह है। इस बात को आप याद कर लेंगे। 1964 में इसका प्रकाशन हुआ। अगली पुस्तक है उनकी परिवेश की चुनौतियां और साहित्य, 1984 में प्रकाशित हुई। संस्कृति और साहित्य 2004 में प्रकाशित हुई। हिंदी कथा साहित्य का इतिहास 2005 में प्रकाशित हुई। आधुनिक हिंदी कविता का विकास 2006 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का इतिहास 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक 2008 में प्रकाशित हुआ। हिंदी उपन्यास और उपन्यासकार 2007 में। संस्कृति शिक्षा और सिनेमा 2012 में। और संस्कृति संवाद 2015 में। यानी लेखक डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने विपुल साहित्य की रचना की। आगे चलते हैं। अब जैसा कि साहित्यिक प्रतिभा के धनी साहित्यकारों के साथ होता है कि उन्हें समय समय पर विशिष्ट सम्मानों से अलंकृत किया जाता है, उसी परंपरा में डॉक्टर हेतु भारद्वाज को भी अनेक पुरस्कार और पदक प्रदान किए गए, उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार था वो था जमीन से हटकर उनके कहानी संग्रह पर 1980 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया गया। इसे आप अच्छी तरह से अपनी स्मृति में बिठा लेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा ही फिर से एक बार 1980 में, फिर दूसरी बार 1993 में उन्हें विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से विभूषित किया गया। हिंदी साहित्य संसद चूरू द्वारा 1994 में साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें एक स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी आपकी अनेक कविताएं, अनेक वार्ताएं समय समय पर प्रसारित होती रहीं। आकाशवाणी जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, मथुरा और अल्मोड़ा से आपकी लगभग 100 से अधिक वार्ताएं, कविताएं, साक्षात्कार और विचार विमर्श प्रसारित किए गए। दूरदर्शन जयपुर और रांची से 50 से भी अधिक साक्षात्कार, कविताएं, वार्ताएं और विचार विमर्श प्रसारित हुए। और सबसे महत्वपूर्ण इस संदर्भ में बिंदु है वो ये कि रांची दूरदर्शन केंद्र के द्वारा आपकी एक कहानी एक पल का सुख, इसे कंठस्थ कर लेंगे, एक पल का सुख कहानी पर प्रसार भारती की हिंदी क्लासिक्स योजना के अंतर्गत एक टेली फिल्म बनाई गई और उस टेली फिल्म का प्रसारण भी दूरदर्शन के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। अब शुरू होती है दोस्तों वो कहानी जिसकी चर्चा हम पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं। आज उस पर हम विधिवत बातचीत करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इन बिंदुओं के रूप में आपको अपने ध्यान में रखनी है। ये पटाक्षेप नहीं होगा कहानी जो है वो किस संग्रह में संकलित है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी संग्रह में ही संकलित है, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये नाट्य शिल्प में रचित कहानी है। देखिए दोस्तों, गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, उनमें से एक विधा होती है कहानी और एक विधा होती है नाटक। और दोनों के तत्वों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, क्योंकि नाटक में अभिनेता का गुण भी विद्यमान रहता है। तो उस शिल्प में कथावस्तु, अगर हम दोनों की कथावस्तु की बात करें तो कहानी की जो कथावस्तु होती है उसमें प्रारंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष और अंत, ये 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं जिनसे गुजरकर कहानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। लेकिन इसके विपरीत नाटक में क्या होता है? नाटक में 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। सबसे पहले प्रारंभ, फिर प्रयत्न, फिर प्राप्त्याशा, फिर नियताप्ति और उसके बाद फलागम। और कहानीकार ने इस कहानी को इन नाटक की कार्यावस्थाओं में बांटकर ही इसकी रचना की है। इसलिए ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस कहानी का कि ये कहानी होते हुए भी नाट्य शिल्प में रची हुई कहानी है, नाटक नहीं है। एक और बात इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, वैसे आगे हम इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पात्र नहीं है, यानी कहानी के केंद्र में केवल और केवल रामनेर गांव है और उस रामनेर गांव के संदर्भ में कुछ भूमिका निभाने वाले लोग हैं, लेकिन प्रमुख क्या है? प्रमुख है रामनेर गांव। 1990 में यह कहानी हंस नामक एक बहुचर्चित पत्रिका में प्रकाशित हुई और बहुत ही चर्चा का विषय भी रही। अब इसकी मूल संवेदना किससे जुड़ी हुई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 1947 में जब हमें आजादी मिली, उससे पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय गांव में लोकतंत्र या प्रजातंत्र नहीं था। स्थानीय शासन व्यवस्था तानाशाही और निरंकुशता के कटघरे में जकड़ी हुई थी। लेकिन लेखक ने इस बात को आधार बनाकर इसकी ओर संकेत किया है कि 1947 में जब हमें आजादी मिल गई और हमने प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, उसके बाद भी केवल और केवल शासन व्यवस्था का ऊपरी आवरण बदल गया, लेकिन जो तानाशाही, जो निरंकुशता, जो सत्ता लोलुपता, जो स्वार्थपरता और जो सत्ता का वंशानुगत हस्तांतरण जैसी जो विशेषताएं थी, जो आजादी से पहले से चली आ रही थी, वो सभी की सभी विशेषताएं पूर्ववत हमारी शासन व्यवस्था का अविभाज्य अंग बनी रही। और लेखक ने इसी बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए इस कहानी का सृजन किया है और कहानी का शीर्षक दिया है पटाक्षेप नहीं होगा। यानी ये जो नाटक चल रहा है, कौन सा नाटक? कि राजनीति में प्रजातंत्र के नाम पर निरंकुशता का, सत्ता के वंशानुगत हस्तांतरण का जो नाटक चल रहा है और उसके लिए जो छल और छद्म किए जा रहे हैं, वो वास्तव में एक विस्तृत नाटक है जो भारत के केवल रामनेर गांव में ही नहीं बल्कि हर गांव में चल रहा है। और ये एक ऐसा नाटक है, ये एक ऐसी समस्या है जिसका कभी पर्दा गिरेगा नहीं। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लेखक की दृष्टि में ये राजनीतिक छल छद्म और षड्यंत्रों की जो बात है, जो तानाशाही और निरंकुशता की जो बात है, वो एक ऐसी समस्या है जो समाधान की सीमाएं लांघ चुकी है, यानी जिसके समाधान सहज नहीं है। इसलिए लेखक
इस कहानी के माध्यम से हमें चेतावनी देते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए, समाज को सुधारने का, राजनीति को सुधारने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही इस कहानी की मूल संवेदना है, मूल विषय वस्तु है, जिसे आपको भूलना नहीं है। तो देखिए 1947 में मिली आजादी की पृष्ठभूमि पर रचित ये कहानी है। प्रजातंत्र के छद्मवेश में, यानी मुखौटा किसका है? प्रजातंत्र का। सत्ता लोलुपता और तानाशाही का नाटक यहां पर खेला जा रहा है, उसका पर्दाफाश किया गया है। और वो नाटक कैसा है? जिसका कभी पटाक्षेप नहीं होगा। पटाक्षेप शब्द का मतलब समझ लीजिए, पट प्लस आक्षेप। पट का मतलब होता है वस्त्र, यानी नाटक के संदर्भ में पट का अर्थ हुआ पर्दा, और आक्षेप का मतलब होता है फेंकना या गिराना, यानी इसका पर्दा कभी गिरेगा नहीं। संकेतार्थ हुआ कि इस नाटक का कभी भी अंत नहीं होगा। और इसकी जीवंत और अत्यंत यथार्थ प्रस्तुति कहानीकार ने यहां की है। तो आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठभूमि आजादी की 1947 में मिली आजादी की है, और रामनेर गांव इसका कहानी के मूल में है। आगे चलते हैं, अब पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। ये तो बात हुई उस कहानी के विषय में, एक स्मरणीय बिंदुओं की। पृष्ठभूमि क्या है इस कहानी की, वो देखिए। रामनेर गांव में की आजादी से पहले और आजादी के बाद की स्थानीय शासन व्यवस्था कथावस्तु का केंद्र है। यानी ये जो कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा, उसकी कथावस्तु का केंद्र क्या है? हर कहानी की कथावस्तु का एक मूल बिंदु होता है, और उसी बिंदु, उसी केंद्र के इर्द गिर्द कथावस्तु यानी कहानी का जाल बुना जाता है कहानीकार के द्वारा। तो इस कहानी में जो कथावस्तु का केंद्र है वो है स्थानीय शासन व्यवस्था। कौन सी स्थानीय शासन व्यवस्था? गांव की। कौन से गांव की? रामनेर गांव की स्थानीय शासन व्यवस्था, जो आजादी से पहले क्या थी और आजादी के बाद क्या है। लेकिन आपको यहां एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि ये रामनेर गांव की ही समस्या नहीं है, बल्कि रामनेर गांव तो एक प्रतीक है। इसके द्वारा कहानीकार ये संकेत करना चाहते हैं कि रामनेर जैसे गांव से हमारा देश भरा पड़ा है। यानी ये समस्या अकेले रामनेर गांव की नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक गांव की है, क्योंकि हर गांव में शक्लें अलग अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, नीतियां अलग अलग हैं, लेकिन ये सत्ता लोलुपता का नाटक हर जगह खेला जा रहा है। कथा चक्र रामनेर गांव के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कहानी की कथावस्तु का केंद्र रामनेर गांव है। कहानी के विकास के 5 चरण हैं, जिनकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी कि यह नाट्य शिल्प में रची गई कहानी है, और नाटक की कथावस्तु की 5 कार्यावस्थाएं होती हैं दोस्तों। वो 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। प्रारंभ, यानी जब कहानीकार अपनी बात को शुरू करता है, जिस मूल उद्देश्य को लेकर वो नाटक का सृजन कर रहा है, उसकी जब पृष्ठभूमि बनाता है, उसे कहते हैं प्रारंभ। उसके बाद दूसरी जो कार्यावस्था नाटक की आती है वो है प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ है कि इस प्रक्रिया में जिस उद्देश्य से नाटक लिखा जा रहा है, उसके पात्र उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उन प्रयत्नों का चित्रण यहां किया जाता है। और तीसरी कार्यावस्था में का नाम है प्राप्त्याशा, यानी प्राप्ति की आशा। यानी पात्र जो प्रयत्न कर रहे हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का, उन्हें थोड़ी थोड़ी उम्मीद बंधती है, प्राप्ति की उम्मीद होने लगती है कि संभवतः हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और उसका चित्रण किया जाता है इस कार्यावस्था में, यानी प्राप्त्याशा में। और नियताप्ति वो कार्यावस्था है नाटक की, जिसमें पात्रों को ये अनुभव होने लगता है कि अब दिल्ली दूर नहीं, यानी अब उनका लक्ष्य उनसे दूर नहीं, अब ये निश्चित हो चुका है। ये निश्चित हो चुका है कि उन्हें उनका फल, उनका उद्देश्य प्राप्त होकर रहेगा। तो ऐसा पात्रों को महसूस होने लगता है। और उसके बाद है फलागम, यानी जिस बात को स्पष्ट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए कहानीकार कहानी लिखता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति इस अवस्था में होती है। तो कहानीकार हेतु भारद्वाज ने इस कहानी की रचना नाट्य शिल्प में की है। इसका मतलब हुआ कि नाटक की कथावस्तु की ये जो 5 कार्यावस्थाएं हैं, इन 5 कार्यावस्थाओं में कहानी को बांटकर, विभाजित करके उस कहानी को विकसित किया गया है और चरमोत्कर्ष और उद्देश्य तक पहुंचाया गया है। वास्तव में नाटक की कथावस्तु की 5 कार्यावस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से कहानीकार ने आजादी से पूर्व से आज तक प्रजातंत्र की आड़ में चल रहे सत्ता लोलुपता के नाटक का पर्दाफाश किया है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहली अवस्था हम इस कहानी की
कथा वस्तु जो है, उसकी जो कथा है, उसके सूत्र हैं, उनको आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से लेखक ने लिखा है, हम मुख्य मुख्य घटनाओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि आपकी स्मृति में इस कहानी की कथा वस्तु अच्छी तरह से बैठ जाए। तो जो पहली कार्यावस्था है प्रारंभ, उसमें क्या बताया गया है? उसमें कहानीकार ने बताया है कि आजादी से पहले से रामनेर गांव की शासन व्यवस्था कैसी थी। यानी रामनेर गांव में एक मुखिया का शासन था और मुखिया एक तानाशाह और निरंकुश व्यक्ति था जो किसानों पर, सभी निम्न जाति के लोगों पर भयंकर अत्याचार करता था। और आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद जब आजादी मिली, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना की बात देश में की जाने लगी, समतावादी समाज की बात देश में की जाने लगी, तब भी रामनेर गांव की शासन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव केवल ऊपरी तौर पर था कि जो मुखिया था, अब उसका नाम, उसका पद प्रधान हो गया था। अब पंचायत ग्राम पंचायत हो गई थी, न्याय पंचायत हो गई थी। यानी यह प्रदर्शन किया जा रहा था प्रजातंत्र के नाम पर कि हर तरह से हम जनता के यानी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करेंगे, यानी की जाएगी। लेकिन वास्तव में इस तरह का कुछ नहीं था। जो तानाशाही, जो निरंकुश था, जो सत्ता लोलुपता का खेल पहले से चल रहा था, यानी आजादी से पहले से चल रहा था, वो आजादी के बाद भी उसी तरीके से चलता रहा। आजादी के बाद गांव प्रजातंत्र और समतावादी समाज की स्थापना के नाम पर सत्ता लोलुप स्वार्थी राजनीति का रंगमंच बना। अब रंगमंच क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नाट्य शिल्प में रची हुई कहानी है और लेखक ने स्वयं राजनीतिक खेल को एक नाटक का नाम दिया है। और ये एक ऐसा अनवरत चलने वाला नाटक है जिसका पर्दा कभी गिरेगा नहीं, यानी पटाक्षेप कभी होगा नहीं। आगे चलते हैं। प्रारंभ में ही अगला बिंदु जो है, कागजी बदलाव के अतिरिक्त ठाकुरों का राज, जातिवाद, सत्ता का वंशानुगत हस्तांतरण, तानाशाही सब पूर्ववत चलते रहे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आजादी प्राप्त हुई, जब प्रजातंत्र की स्थापना देश में हुई और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत बन गई, तो कागजों में तो ये सब कुछ बदल गया, लेकिन वास्तव में व्यावहारिक धरातल पर अगर देखा जाए तो भारत के सभी गांव में ठाकुरों का राज जैसे पहले चल रहा था, तानाशाह निरंकुश राज, वो वैसा का वैसा चलता रहा आजादी के बाद भी, देश में प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद भी। और दूसरी बात, जातिगत जो भेदभाव थे वो पहले के जैसे चलते रहे। समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, अमीर गरीब के भेद, अलग अलग जातियों में समाज को विभाजित करने की जो प्रथा, जो व्यवस्था चली आ रही थी आजादी से पहले से, वो पहले की तरह ही चलती रही। जबकि क्या कहा गया था? आजादी के बाद एक समतावादी समाज की स्थापना की कोशिश की गई थी, उसका स्वप्न देखा गया था। लेकिन वो स्वप्न केवल नाम के लिए स्वप्न ही था, वास्तव में जातिवाद वैसे के वैसे समाज में व्याप्त रहा। सत्ता का वंशानुगत हस्तांतरण यानी चुनाव प्रक्रिया हो गई थी, जनता को वोट देने का अधिकार मिल गया था, प्रजातंत्र की हिस्सेदार बन गई थी भारत की जनता। लेकिन उसके बाद भी सत्ता किस प्रकार हस्तांतरित हो रही थी? पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उसके पुत्र, यानी सत्ता का वंशानुगत हस्तांतरण ही हो रहा था। यानी सत्ता के हस्तांतरण में भी प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं की जा रही थी। तानाशाही भी पहले की तरह चल रही थी, यानी शोषण करना किसानों का, गरीबों का, वो सब जैसे पहले चल रहा था आजादी से पहले, वैसे ही अब भी चल रहा था। अगला बिंदु है, आजादी के बाद वोट का अधिकार मिलने पर सत्ता का पहला घिनौना नाटक किसने खेला? मुखिया केसरी सिंह ने खेला। केसरी सिंह का नाम कहानी के प्रारंभ में नहीं आता, लेकिन कहानी के अंत में केसरी सिंह का नाम आता है। तो आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे कि आजादी से पहले गांव का जो मुखिया था वो केसरी सिंह था। और सबसे पहला जो राजनीति का नाटक, जो छल छद्म, जो सत्ता लोलुपता का जो नाटक खेला गया, उसकी शुरुआत रामनेर गांव में केसरी सिंह ने की। यानी हर गांव में, भारत के हर गांव में कोई न कोई केसरी सिंह मौजूद था। ये सभी पात्र सांकेतिक हैं। मुखिया का बेटा राम सिंह प्रधान बना। अब देखिए केसरी सिंह ने क्या नाटक खेला। उसने जैसे ही प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना की बात हुई और सरकार का आदेश आया दिल्ली सरकार का कि चुनाव गांव में होने चाहिए और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक प्रधान की नियुक्ति होनी चाहिए, एक ग्राम पंचायत बननी चाहिए, तो उसने सभी प्रभावशाली लोगों को, गांव के लोगों को, सबको इकट्ठा किया और सबसे पूछा। क्योंकि देखिए इस गांव की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ब्राह्मण और ठाकुर एक थे
और निम्न जातियों के साथ वे अत्यंत उपेक्षित व्यवहार करते थे। तो ऐसी स्थिति में उसने सभी गांव के जितने भी प्रभावशाली लोग थे उनको सबको इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि ऐसे चुनाव करने हैं तो हमें किसको चुनाव के लिए खड़ा करना चाहिए जो कि प्रधान बन सके। तो उसके जो चमचे थे, उसके जो अपने लोग थे, जो विश्वास पात्र लोग थे, उन्होंने स्वयं उससे ही ये बात कही कि आप ही मुखिया जी इस पद को संभालें, ये जिम्मेदारी का काम है। ऐसी स्थिति में मुखिया केसरी सिंह ने कहा कि अब वे वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है उनका, तो इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालना उनके वश की बात नहीं है। तो ये योजना थी कि अगर वो नहीं संभालेंगे तो उनके जो चमचे हैं वो किसका नाम लेंगे, उनके चमचे नाम लेंगे किसका, उनके पुत्र राम सिंह का। और वही हुआ और अंततः राम सिंह निर्विरोध प्रधान बना दिए गए, यानी सत्ता का वंशानुगत हस्तांतरण हो गया देश में प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद भी। तो ये पहला नाटक बड़े योजनाबद्ध तरीके से मुखिया केसरी सिंह ने खेला। मुखिया का बेटा राम सिंह प्रधान बन गया और ब्राह्मणों और ठाकुरों के बहुमत की पंचायत गठित हो गई। यहां भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ब्राह्मणों और ठाकुरों के बहुमत की पंचायत कैसी गठित हुई रामनेर गांव में, क्योंकि समतावादी समाज की स्थापना की बात की गई थी। तो पंचायत में 5 सदस्य होते हैं, उनमें से 3 सदस्य ब्राह्मणों और ठाकुरों के वर्ग से लिए गए और 2 सदस्य चमारों के वर्ग से लिए गए, क्योंकि चमारों का एक बहुत बड़ा समाज था रामनेर गांव में। तो ऐसी स्थिति में समतावादी समाज की दृष्टि से आडंबर तो कर दिया गया समतावादी समाज की स्थापना का, लेकिन वास्तव में बहुमत किसका रहा, बहुमत रहा ब्राह्मणों और ठाकुरों का ही, यानी सत्ता पहले की तरह ब्राह्मणों और ठाकुरों के हाथ में ही रही। आगे चलते हैं। अब दूसरी कार्यावस्था आती है प्रयत्न। आजादी के बाद गांव में अब क्या क्या हो गया, विकसित हो गई, बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन ये केवल नाम के लिए बदली। एक पाठशाला स्थापित हो गई, जबकि पहले बच्चों को बहुत दूर थोड़ा में जाना पड़ता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक डाकखाना भी खुल गया, जबकि डाकखाना पहले कहीं और था। जब भी कभी कोई डाक भेजनी होती थी तो गांव के लोगों को दूर जाना पड़ता था। वो सारी सुविधाएं गांव में मौजूद हो गई, लेकिन ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई, वास्तव में ये राम सिंह जो प्रधान बना था, केसरी सिंह का बेटा, उसके हाथों में ही थी। यानी पूरी की पूरी सत्ता उसने अपने हाथों में केंद्रित कर रखी थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक खास विश्वास पात्र व्यक्ति था दयाराम, उसको इन दोनों स्थानों की जिम्मेदारी दे दी। पाठशाला में वो कभी कभार ही जाता था, उसने किसी भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभाया। यही कारण है कि रामनेर गांव में पाठशाला होने के बाद भी शिक्षा का विकास नहीं हो सका। अगला बिंदु देखिए, बलवीर और महेंद्र के द्वारा निरंकुश सत्ता को चुनौती देने का प्रयत्न। अब ये बलवीर और महेंद्र कौन है? बलवीर और महेंद्र ब्राह्मण समुदाय के 2 युवक थे। उनके पिता बहुत स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से जीने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वे मुखिया की यानी केसरी सिंह की गलत बातों का विरोध किया करते थे। परिणाम यह हुआ कि केसरी सिंह को वो अपनी आंखों में खटकने लगे। 1-2 बार उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण झुके नहीं। परिणाम यह हुआ कि उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया और कुछ ही समय बाद उनकी हत्या कर दी गई। और यह प्रदर्शित किया गया कि हार्ट फेल होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है और उनकी जो लाश थी वो नहर के किनारे पड़ी हुई मिली। ऐसी स्थिति में जो बलवीर और महेंद्र 2 लड़के थे, उनके पुत्र थे, वो अनाथ हो गए और उनके मामा आकर के उन्हें दिल्ली ले गए और उनको थोड़ी बहुत शिक्षा प्रदान की और उसके बाद उन्हें सरकारी विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त करवा दिया। यानी ये वो युवक हैं जो रामनेर गांव में चेतना जगाना चाहते थे, अपने अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करना चाहते थे। तो उन्होंने जब दिल्ली पहुंच गए, उनका दृष्टिकोण विस्तृत हुआ, लोगों से मिले, थोड़ी शिक्षा प्राप्त हुई, तो उन्हें समझ में आ गया कि किस तरीके से मुखिया ने सारी की सारी शक्ति को, प्रशासनिक शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर रखा है। और उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि उनके मन में आक्रोश था मुखिया के प्रति। क्यों? क्योंकि वह मुखिया ही उनके पिता की हत्या का, उनके पिता की मौत का जिम्मेदार था। तो वे उससे किसी न किसी तरीके से बदला लेना चाहते थे, उसके स्वार्थी और निरंकुश शासन को समाप्त करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने इस सत्ता को चुनौती देने का प्रयत्न किया और उन्हें यह समझ में आ गया कि रामनेर गांव में जितनी भी जनसंख्या है उसका में बहुमत चमारों का है। ऐसी स्थिति में उन्होंने निश्चय किया कि अगर चमारों को संगठित कर लिया जाए तो संभवतः ब्राह्मणों और ठाकुरों के इस राज को, इस निरंकुश
शासन तंत्र को चुनौती दी जा सकती है। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने फगना के नेतृत्व में चमारों को संगठित करने का प्रयत्न किया, किंतु भूमिहीन चमारों को धमकाकर राम सिंह ने पुनः चुनाव जीत गया। यानी दूसरे चुनाव में प्रयत्न में दूसरे, एक चुनाव तो केसरी सिंह के समय हो चुके, जब कुल मिलाकर इस कहानी में दोस्तों 4 बार चुनाव का चित्रण किया गया है, 4 चुनावों की प्रक्रिया को दर्शाया गया है और हर प्रक्रिया में यह बताया गया है कि किस तरीके से मुखिया ने और प्रधान ने अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण राजनीतिक षड्यंत्र खेला, राजनीतिक षड्यंत्र का नाटक खेला। तो चलिए अगला बिंदु देखते हैं। फगना के नेतृत्व में चमारों को संगठित करने का प्रयत्न, किंतु भूमिहीन चमारों को धमकाकर राम सिंह पुनः चुनाव जीत जाता है। यानी जब दूसरे चुनाव आते हैं तब फगना के नेतृत्व में बलवीर और महेंद्र दोनों चमारों को संगठित करते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि वे संभवतः सफलता चुनाव में प्राप्त कर लेंगे, यानी फगना जो उनका उम्मीदवार है वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन चमारों के भी 2 वर्ग हैं समाज में, एक तो वो जो संपन्न है, जो किसी के नियंत्रण में रहते नहीं है, और दूसरा वह वर्ग है जिनके पास जमीन नहीं है और जो केवल ब्राह्मणों और ठाकुरों की जमीनों पर मजदूरों के रूप में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं, यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए ब्राह्मणों और ठाकुरों की दया पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में राम सिंह ने एक चाल चली और उसने उन सभी कमजोर चमारों को बुलाया जो उसकी कृपा पर अपनी जिंदगी चलाते थे और उनको धमकाया कि अगर वे चुनाव में उसे वोट नहीं देंगे तो उन्हें जीवन निर्वाह की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, यानी उनको काम पर अपनी जमीन में नहीं रखा जाएगा। और ये स्थिति आते ही वो भूमिहीन चमार जो कमजोर थे काफी, वे भयभीत हो गए और उन्होंने राम सिंह के पक्ष में वोट डाले। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि राम सिंह एक बार फिर से चुनाव जीत गया। समतावादी समाज की आड़ में वर्ग भेद और अधिक बढ़ता गया। बात की जा रही थी कि एक समतावादी यानी जाति भेद से रहित समाज की स्थापना की जाएगी आजादी के बाद, लेकिन इस तरह की राजनीतिक छल छद्म से भरे हुए दाव पेचों के चलते समतावादी समाज की स्थापना की बात तो दूर, बल्कि समाज में जातिवाद की खाई और अधिक बढ़ती गई, यानी एक जाति के लोगों का दूसरी जाति से द्वेष और अधिक बढ़ता गया। आगे चलते हैं। अब तीसरी अवस्था में आते हैं, प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा में यानी जब प्राप्ति की आशा बंधती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, उसका यहां पर चित्रण किया गया है। तो तीसरी अवस्था में देखिए, चुनाव के लिए यह निर्धारित हुआ था कि हर 3 वर्ष बाद प्रधान के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो तीसरे चुनाव हुए वो 7 वर्ष के बाद हुए। किसी न किसी बहाने से चुनाव टलते रहे, कभी बाढ़ के नाम पर, कभी अकाल के नाम पर चुनावों को टाला जाता रहा और अंततः 7 वर्ष के बाद चुनाव की घोषणा की गई। और जैसे ही चुनाव की घोषणा की गई, चमारों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब उनका प्रत्याशी जीत जाएगा। देखिए, जब शुरुआत में उनसे हाथ खड़े करके प्रधान का चुनाव करने की बात की थी, तब चमार जो सदियों से ये जाति दबी कुचली हुई शोषित जाति थी, इसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें सारी स्थितियां समझ में नहीं आई। लेकिन जब बलबीर और महेंद्र ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया तो उन्हें अपने अधिकारों की अहमियत समझ में आने लगी और धीरे धीरे उनमें चेतना का, जागरूकता का संचार होने लगा। तो अब वे भी चुनाव, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और वे स्वप्न देखने लगे कि उनका प्रत्याशी प्रधान के रूप में जीतेगा। उपेक्षा के कारण चमारों में आक्रोश था। आक्रोश क्यों था? क्योंकि ब्राह्मणों, समतावादी समाज की स्थापना की आड़ में ब्राह्मणों और ठाकुरों ने उनके प्रति बहुत अधिक निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक उन पर अत्याचार किए थे और उन्हें बहुत अधिक उपेक्षित रखा था। और ये इस स्थिति के कारण चमारों में धीरे धीरे अंदर ही अंदर मुखिया, प्रधान यानी ब्राह्मणों और ठाकुरों के वर्ग के प्रति एक आक्रोश जन्म लेने लगा था। और इसी बीच जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, सबसे पहला काम फगना ने क्या किया? फगना कौन व्यक्ति है? फगना वो व्यक्ति है जिसे बलवीर और महेंद्र ने चमारों का प्रतिनिधि बनाया था, यानी चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया था। तो जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, वो बलवीर और महेंद्र से मिलने
दिल्ली गया और उसे पूरी स्थिति बताई। बलवीर और महेंद्र ने कहा कि वे चुनाव से एक दिन पहले गांव पहुंच जाएंगे और वो आश्वस्त होकर गांव लौट आया। चमारों अब दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ चमार संगठित हो रहे हैं, जाति संगठित हो रही है, यानी जातिवाद की खाई और अधिक गहरी होती जा रही है। तो चमारों की जीत जब ब्राह्मणों और ठाकुरों को दिखाई देने लगा, यानी राम सिंह प्रधान को दिखाई देने लगा कि चमारों को चुनाव में हराना नामुमकिन है, कठिन होता जा रहा है, तो उन्होंने उनकी जीत को हार में बदलने के लिए एक और राजनीतिक नाटक, एक और नया राजनीतिक षड्यंत्र खेला। और क्या किया उन्होंने कि वोटर लिस्ट जो बनी हुई थी, वोटर्स की जो लिस्ट थी, जो सूची थी मतदाताओं की, उसमें गांव से बाहर जितने भी नौकरी कर रहे थे चमार, उन सबके नाम हटवा दिए। पहला काम ये। क्यों ऐसा किया? क्योंकि चमारों की जनसंख्या गांव में बहुत ज्यादा थी, तो जितने अधिक नाम मतदाता सूची में से कटेंगे उतना ही उनके जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि वोटों की संख्या कम हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये किया। दूसरा काम, उनके रास्ते की रुकावट कौन थे? बलवीर और महेंद्र। हालांकि वे ब्राह्मण वर्ग के थे, लेकिन वे चमारों के समुदाय के समर्थक थे, इसलिए ब्राह्मणों और ठाकुरों यानी राम सिंह के वे विरोधी थे, तो उनके नाम भी वोटर लिस्ट से हटवा दिए गए। इसके अलावा ठाकुरों के नाम, मतलब जो ठाकुर बाहर नौकरी कर रहे थे, जो ब्राह्मण बाहर नौकरी कर रहे थे, बलवीर और महेंद्र के अलावा उन सबके नाम मतदाता सूची में पहले की तरह ही बने रहे। लेकिन किसके नाम हटे? ध्यान रखना है आपको, प्रश्न पूछा जा सकता है। किसके नाम हटे वोटर लिस्ट में से? चमारों के नाम हटे जो बाहर नौकरी कर रहे थे। ब्राह्मण होते हुए भी बलवीर और महेंद्र, क्योंकि चमारों के समर्थक थे, उनके नाम हट गए। लेकिन ठाकुरों और ब्राह्मणों के नाम जो बाहर नौकरी कर रहे थे उनके भी लिस्ट में रहे, और जो गांव में रह रहे थे उनके भी लिस्ट में रहे। ये एक नया राजनीतिक दांवपेच था, एक नाटक की एक नई दिशा थी, एक नया दृश्य था जो इस चुनाव के दौरान रामनेर गांव में दिखाई दिया। आगे चलते हैं। अब आती है बात, बलवीर और महेंद्र अपने गांव का कच्चा मकान गिरा दिए जाने पर गांव से पलायन करते हैं। अब हुआ क्या कि सबसे ज्यादा राम सिंह के रास्ते की रुकावट थे बलवीर और महेंद्र, क्योंकि वही उत्साह चमारों का बढ़ा रहे थे, उन्हें संगठित कर रहे थे, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे थे। तो उन्हें डराने की दृष्टि से, देखिए पहले जब चुनाव हुए थे, जब फगना पराजित हुआ था, उस समय उसकी बहुत अधिक पिटाई मुखिया के यानी प्रधान राम सिंह के आदमियों ने की थी। तो वे उसके बाद भी चुनाव के अवसर पर निर्भीकता के साथ गांव आए, लेकिन इस बार उन्हें डराने के लिए प्रधान राम सिंह ने उनके गांव का कच्चा मकान गिरा दिया, और इससे वे भयभीत हो गए, क्योंकि वे अपनी पहले चुनाव के दौरान हुई पिटाई से को भूले नहीं थे। तो वे भयभीत हो गए और उन्हें लगने लगा कि उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, किसी भी वक्त उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह की दुर्घटना उनके पिता के साथ पहले ही हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में भयभीत होकर वे चुनाव से पहले ही गांव से चुपचाप पलायन कर जाते हैं, यानी वापस दिल्ली लौट जाते हैं। अगला बिंदु देखिए, चुनावी पार्टी को राम सिंह द्वारा खिला पिलाकर अपने पक्ष में करके अपनी जीत सुनिश्चित कर ली जाती है। एक और राजनीतिक नाटक, एक और दृश्य। एक दृश्य तो वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से तैयार कराने का था, दूसरा दृश्य था कि जो चुनाव कराने के लिए जो पार्टी सरकार की ओर से भेजी गई गांव में, उन्हें प्राइमरी स्कूल में गांव में ठहराया गया, और उनका जो लीडर था, जो उनका मुख्य व्यक्ति था रणबीर सिंह, उसे अपने पक्ष में राम सिंह ने कर लिया और उसे खिला पिलाकर उसे भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और उसे कुछ रिश्वत दी, और उसके बाद अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। अब अगला बिंदु देखिए, चमार महिलाओं के फर्जी वोट डलवाकर राम सिंह को जिताया गया। अब एक और दावपेच खेला गया, तीसरा दावपेच ये प्राप्त्याशा के अंतर्गत कि जितनी भी चमार महिलाएं थी, स्त्रियां सामान्यतः जब वोट देने का समय आता है तो वे घर के कामकाज से फ्री होकर दोपहर के वक्त ही वोट देने जाती हैं। तो ऐसे ही सारी जो चमार स्त्रियां थी, चमार समुदाय की स्त्रियां थी, वे सब सज संवर कर गीत गाती हुई चुनाव के स्थल पर पहुंची, लेकिन पता चला कि उनके नाम से पहले ही फर्जी वोट डलवाए जा चुके हैं राम सिंह के पक्ष में। यानी राम सिंह ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी अपनी जीत को सुनिश्चित करने में। उसने इस प्रकार का छल कपट खेला चुनाव के दौरान। आगे चलते हैं। अब आती है अगली अवस्था, यानी प्राप्त्याशा में यह स्पष्ट हो गया कि राम सिंह ही जीता, यानी 3 बार से राम सिंह जीत रहा था। चौथी अवस्था में फगना का चुनावी धांधली के खिलाफ रिट दायर करना।
अब जब चुनाव में धांधली हुई, बहुत भागदौड़ की फगना ने, लेकिन किसी पुलिस वाले ने, क्योंकि सब के सब राम सिंह के भक्त थे, राम सिंह की टुकड़ों पर पलने वाले लोग थे, चापलूस किस्म के लोग थे, तो किसी ने भी फगना की बात की सुनवाई नहीं की। और परिणाम ये हुआ कि फगना ने चुनावी धांधली के खिलाफ एक रिट दायर कर दी, लेकिन इस पर मुकदमा इतना लंबा चला कि अगले चुनाव आ गए, लेकिन मुकदमे का कोई नतीजा नहीं आया, यानी रिट दायर करने का भी कोई अच्छा सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। जातिगत विद्वेष की जो खाई थी वो और अधिक बढ़ गई, क्योंकि जो विद्वेष जैसे जैसे राम सिंह की राजनीतिक दांवपेचों की नीतियों का पर्दाफाश हो रहा था, वैसे वैसे ये जातिवाद की जो खाई थी समाज में, वो रामनेर गांव के समाज में, वो और अधिक चौड़ी होती गई, यानी जातिगत भेदभाव और अधिक बढ़ता गया। चमारों से चुनावी जीत कठिन प्रतीत होने पर सत्ता लोलुपता के नाटक में एक नया मोड़ आया। अब राम सिंह समझ गया कि पिछली बार तो मैं चुनाव जीत गया छल कपट के द्वारा, लेकिन अब मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि मैं चमारों के खिलाफ वापस से जीत कर प्रधान के पद को अपने ही नियंत्रण में रख सकूं। अब ये अगला नाटक का मोड़ क्या था वो देखिए। चौथे चुनाव में ब्राह्मणों ठाकुरों द्वारा गुपचुप राम सिंह के बेटे नाहर सिंह के नाम का नामांकन भर दिया गया। यानी देखिए, अब राम सिंह तो अपना खेल खेल चुका, जो दांवपेच केसरी सिंह ने खेला था अपने बेटे राम सिंह को आजादी के बाद प्रधान बनाने के लिए, वही दांवपेच, वही राजनीतिक दांवपेच किसने खेला? राम सिंह ने अपने बेटे नाहर सिंह को प्रधान बनाने के लिए खेला। उसने गांव के जितने भी ब्राह्मण ठाकुर जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनकी एक सभा बुलाई चुपचाप, और उनसे इस बारे में विचार विमर्श किया और कहा कि जीतना मुश्किल है। तो क्योंकि ब्राह्मणों और ठाकुरों का जोश था, जो एकता थी, वो अद्भुत थी, ऐसी स्थिति में सबने राम सिंह का समर्थन किया और एक व्यक्ति ने उनमें से ये सलाह दी कि आप नाहर सिंह को, अपने पुत्र को खड़ा कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई कि नाहर सिंह के नाम का नामांकन भरा जाए, लेकिन जैसे ही नाहर सिंह के नाम का नामांकन भरा जाएगा, चमारों में विद्रोह फैल जाएगा और वे क्योंकि संगठित है, तो ऐसी स्थिति में नाहर सिंह का जीतना असंभव होगा। तो इसके लिए क्या चाल चली गई वो देखते हैं। प्रजातंत्र और समतावादी समाज का नाटक जारी रखते हुए राम सिंह द्वारा अपने समर्थक लच्छी राम को प्रत्यक्ष रूप से अगले प्रधान के रूप में नामांकित करना और फगना आदि का इतवारी को अपना उम्मीदवार घोषित करना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये वो चरमोत्कर्ष है जहां पर राजनीतिक षड्यंत्र अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता हुआ हमें दिखाई देता है। अब देखिए उसने, राम सिंह ने क्या किया। राम सिंह जानता था कि अगर प्रत्यक्ष रूप से सभी को पता चल जाएगा कि नाहर सिंह चुनाव में खड़ा हो रहा है तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं, चमारों की एकता और अधिक बढ़ सकती है और उनके लिए और समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में नाहर सिंह का नामांकन चुपचाप भरा गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। केवल ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग ही ये जानता था कि नाहर सिंह को भी प्रधान के पद के लिए खड़ा किया जा रहा है। और प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखावा किया गया प्रजातंत्र के नाम पर कि राम सिंह ने कहा कि मैं तो चाहता हूं हमारे बीच में जो प्यार मोहब्बत है वो निरंतर बना रहे। वही का वही संवाद जो केसरी सिंह ने पहले चुनावों के दौरान बोला था, उसी से मिलता जुलता संवाद राम सिंह ने भी बोला। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि अब की बार चमारों के समुदाय से, यानी कोई जाटव भाई प्रधान बने। ये उसने एक बहुत बड़ा नाटक खेला। चमार आश्चर्यचकित हो गए, वो समुदाय पूरा का पूरा आश्चर्यचकित हो गया कि राम सिंह में इस तरह का बदलाव आखिर कैसे आया। लेकिन उनकी बुद्धि में वो क्षमता नहीं थी, वो सामर्थ्य नहीं थी कि वो राम सिंह की उस ऊंची राजनीति की तह तक पहुंच पाते। तो स्थिति ये हुई कि प्रत्यक्ष रूप से राम सिंह ने अपने उम्मीदवार के रूप में चमार समुदाय के लच्छी राम को नियुक्त किया। अब लच्छी राम को ही क्यों नियुक्त किया, फगना को क्यों नहीं किया, किसी और को क्यों नहीं किया? उसका भी दोस्तों एक कारण है कि लच्छी राम भक्त था राम सिंह का और उसी के टुकड़ों पर पलता था। उसे विश्वास था राम सिंह को कि लच्छी राम को अगर वो बनाएगा प्रधान तो किसी भी स्थिति में सत्ता उसके हाथ से नहीं जाएगी, यानी लच्छी राम वही करेगा जो वो चाहेगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि लच्छी राम का नाम तो केवल दिखाने के लिए था, क्योंकि लच्छी राम खड़ा होगा
चमार समुदाय से और एक और व्यक्ति को चमार समुदाय स्वयं खड़ा करेगा, यानी चमारों के वोट बट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसकी जीत निश्चित हो जाएगी। ये पूरा का पूरा नाटक, ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र राम सिंह के द्वारा ब्राह्मणों और ठाकुरों के साथ मिलकर तैयार किया गया। और उधर फगना ने भी अपने उम्मीदवार के रूप में इतवारी को नामांकित किया और इस प्रकार चमार वर्ग से दो व्यक्ति खड़े हुए, लच्छी राम और इतवारी, और गुप्त रूप से राम सिंह का बेटा नाहर सिंह भी खड़ा हुआ। फलतः चमारों का दो वर्गों में बंटना और वोट कटना स्थिति जिसकी चर्चा मैं अभी कर चुकी। आगे चलते हैं। अब फलागम यानी अंतिम अवस्था, जो पांचवी अवस्था है नाटक की कार्यावस्था में से, वो वहां पर हम आ गए हैं। पांचवी अवस्था में नाम, अब क्यों कैसे, कभी ना कभी तो नाहर सिंह के नाम को प्रत्यक्ष रूप से बताना ही पड़ेगा सबको, ऐसे तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो जब नाम वापस लेने का समय निकल गया, उसके बाद नोटिस बोर्ड पर, सूचना पट्ट पर 3 उम्मीदवारों के नाम लगाए गए। और कौन कौन से नाम थे? नाहर सिंह, इतवारी और लच्छी राम, यानी चमार समुदाय से 2 और ब्राह्मण ठाकुरों के वर्ग से 1, यानी चमारों के वोट कटने थे और जीत किसकी सुनिश्चित होनी थी? नाहर सिंह की। पांचवी अवस्था में नाम वापस लेने का समय बीत जाने पर चुनाव अधिकारी द्वारा 3 उम्मीदवार इतवारी लाल, नाहर सिंह और लच्छी राम के नाम सूचना पट्ट पर लगाए गए। फलतः नाहर सिंह जीत जाता है। सत्ता की राजनीति का यह घिनौना नाटक जो केसरी सिंह से शुरू हुआ था, नाहर सिंह के बाद भी अनवरत चलता रहता है। इसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कहानीकार हेतु भारद्वाज। आगे चलते हैं। यह नाटक केवल रामनेर गांव में ही नहीं, भारत के हर गांव में चल रहा है। इस बात की ओर संकेत करना ही कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य है। अगला बिंदु देखिए, कहानी का यही चरमोत्कर्ष है फलागम कि कहानी के शीर्षक पटाक्षेप नहीं होगा कि सार्थकता का आधार भी यही है, क्योंकि नाटक जो केसरी सिंह के समय से चल रहा था, जो आजादी से पहले से चल रहा था, आजादी के बाद भी तीसरी पीढ़ी आने पर भी नाटक वैसा का वैसा चलता रहता है, बल्कि उसमें कुचक्र, जालसाजियां, छल छद्म और अधिक बढ़ता जाता है, जातिगत विद्वेष और अधिक गहरा होता जाता है। तो वही इस नाटक की शीर्षक की सार्थकता है। यानी कहानीकार ये संकेत करना चाहते हैं कि राजनीति के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर जो ये छल छद्म पूर्ण राजनीति का खेल चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, इसका पटाक्षेप कभी नहीं होगा, इसका अंत कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, हम में इतना साहस नहीं होगा कि हम गलत बातों का विरोध कर सकें, संगठित हो सकें, एक हो सकें और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर केवल और केवल देश की शासन व्यवस्था के हित में खड़े हो सकें। जब ये स्थितियां पैदा नहीं होंगी तो ये समस्या भी ऐसी ही बनी रहेगी। इस शीर्षक के माध्यम से वास्तव में कहानीकार ने एक प्रकार की चेतावनी दी है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब समस्याएं समाधान की सीमा से बाहर हो जाती हैं तो कहानीकार यानी लेखक यानी साहित्यकार चेतावनी देता है कि शायद चेतावनी से ही प्रजा में जागरूकता आए, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग बने। अब पटाक्षेप नहीं होगा कहानी की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से हमने जो अभी चर्चा की उसे हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पंक्तियों को पढ़ना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि कई बार संवादों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहली जो पंक्तियां हैं वो कहानी का प्रारंभ है, शुरुआत ही इस तरीके से हुई है कहानी की। क्षमा करें, लेखक का स्वयं का वक्तव्य है ये, क्षमा करें, इस कहानी में कोई पात्र नहीं। आपको ध्यान रखना है कि कहानी में जितने भी पात्र मैंने बताए, लेखक उन्हें पात्र मानता ही नहीं, वो केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र वाले नाटक को अभिव्यक्त करने का साधन है। तो इसलिए लेखक, कहानीकार स्वयं क्या कह रहे हैं कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्षमा करें, इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है। यानी केंद्र में क्या है? गांव है, जो आजादी मिलने से पहले भी एक गांव था और आजादी मिलने के बाद भी एक गांव ही है। इस कथन के माध्यम से कहानीकार बताना चाहते हैं कि आजाद हम भले ही हो गए, प्रजातंत्र भले ही स्थापित हो गया हो, लेकिन स्थितियां आज भी वैसी की वैसी हैं।
रामनेर गांव की यह कहानी एक अनवरत चलने वाला नाटक है, यह भी लेखक का वक्तव्य है। उन्होंने स्वयं कहानी के प्रारंभ में इस बात की ओर संकेत किया है, पर यह नाटक नहीं है। लेकिन जिस तरह से, जिस माध्यम से, जिस शिल्प में मैं इसको अभिव्यक्त कर रहा हूं, यह वास्तव में नाटक विधा नहीं है, बल्कि यह एक कहानी है। इस नाटक की शुरुआत भारत को आजादी मिलने के बाद शुरू हुई थी और नाटक बराबर चल रहा है बिना किसी पटाक्षेप के, यानी इसका अंत नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, तीसरी पंक्तियां देखिए। तो हिंदुस्तान के आजाद होने के साथ ही रामनेर गांव भी आजाद हो गया, यानी आजादी पूरे भारत को मिली, हिंदुस्तान को मिली तो हर गांव को मिली, तो रामनेर गांव भी आजाद हो गया। गांव में स्वराज्य आने के साथ ही समतावादी समाज की स्थापना होने लगी, यानी वर्ग भेद, जाति भेद समाप्त होने की बात होने लगी। गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई। देखिए क्या बदलाव आए आजादी के बाद, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कहानीकार कि एक तो समतावादी समाज की स्थापना होने लगी, स्वराज की स्थापना हुई और एक प्राथमिक पाठशाला खुल गई। अब तक गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 3 कोस दूर थोरह के स्कूल में, देखिए बच्चों ये जो स्थान है थोरह, ये कहानी में एक जगह थारह भी है, एक जगह थारह है, एक जगह थोरह है। तो विकल्प परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो इनमें से कोई एक शब्द ही वहां विकल्प में होगा, तो आप दोनों शब्दों को ध्यान में रखेंगे। 3 कोस दूर थोरह के स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। एक अदद डाकखाना भी खुल गया था। मौरूसी किसान, मौरूसी किसान कौन से किसान होते हैं? जिनके पास अपनी पैतृक संपत्ति होती है, लेकिन अब तक जब तक आजादी नहीं मिली थी उनसे उनकी पैतृक संपत्ति जमींदार के द्वारा यानी मुखिया के द्वारा अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में कर ली गई थी, तो वे जमीन के मालिक होते हुए भी मालिक नहीं थे। तो आजादी के बाद एक और बदलाव ये आया कि अपनी धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति वाले जो किसान थे, उन्होंने लगान का 10 गुना जमा कराया। आप ध्यान रखेंगे कितना लगान का कितना गुना जमा कराया, लगान का 10 गुना जमा कराकर वे जमीन के मालिक बन गए, यानी जो जमीन पहले से ही उनकी थी उसके लिए उनसे 10 गुना लगान अधिक वसूल किया गया ताकि उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जा सके। अगली पंक्तियां देखते हैं। इस सबके साथ ही गांव में प्रजातंत्र भी आ गया, स्वराज्य आ गया, प्राथमिक पाठशाला हो गई, मौरूसी किसानों को अपना मालिकाना हक जमीन पर मिल गया और प्रजातंत्र आ गया। क्योंकि लोगों को, प्रजातंत्र क्यों आ गया? क्योंकि लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। व्यंग्य है लेखक का कि केवल प्रजातंत्र इस रूप में आया कि लोगों को वोट देने का, मत देने का अधिकार मिल गया। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गांव की सारी समस्याओं को सुलझाने और गांव का सम्यक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत बन गई और न्याय पंचायत बन गई। कोई भी झगड़े होंगे आपसी तो उनको निपटाने के लिए न्याय पंचायत स्थापित हुई, यानी सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई लोगों को, यानी प्रजा को, यानी हिंदुस्तान की जनता को उनके मूल अधिकार देने की। लेकिन वास्तव में स्थानीय शासन व्यवस्था के चलते, सत्ता लोलुपता के चलते वे प्रजातंत्र की आड़ में केवल और केवल अपने अधिकारों से वैसे ही वंचित होते रहे जैसे कि आजादी से पहले थे। समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में गांव निरंतर आगे बढ़ने लगा। व्यंग्य है, सचमुच में किसी समतावादी समाज की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि हम कहानी के सारे कथा सूत्र को जान चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव बढ़ते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे समय बीतता गया, वैसे वैसे जातिगत द्वेष और अधिक बढ़ता गया। आगे चलते हैं, अगली पंक्तियां। पर इस चुनाव ने रामनेर में एक नई सुगबुगाहट पैदा की। सुगबुगाहट यानी चेतना पैदा की, जागरूकता पैदा की। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, यानी उनमें जातिवाद बहुत अधिक मजबूती से घर कर गया। ठाकुर और ठाकुर हो गए, यानी उनमें अपनी जाति के प्रति लगाव, यानी जातिगत विद्वेष जो था वो और अधिक बढ़ गया। खाई निरंतर चौड़ी होती गई। ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो गया, यानी वे चमारों के खिलाफ, चमार वर्ग के खिलाफ, यानी उपेक्षित वर्ग के खिलाफ अपने आप को और अधिक मजबूती से संगठित कर पाए। उधर चमार भी और अधिक चमार हो गए, उनमें भी एक एकता स्थापित हो गई कि हमारा वर्ग आगे बढ़े, हम अपने वर्ग से कोई नेता प्रधान के रूप में नियुक्त करें। और उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ, किसके कारण? बलवीर और महेंद्र के कारण। समतावादी समाज की ओर रामनेर बढ़ने लगा। फिर से एक व्यंग्य उक्ति। आगे चलते हैं, अगली पंक्तियां देखते हैं। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था और रामनेर में समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रखना चाहिए। आजादी से पहले केसरी सिंह गांव का मुखिया था। आजादी के बाद पुत्र राम सिंह 3 बार गांव का प्रधान चुना गया। फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का
चुनाव जीता, पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना, इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, तभी तो यह समाज बदलेगा। यानी जितना छल छद्म से भरा हुआ ये राजनीति का नाटक चलता रहेगा प्रजातंत्र की आड़ में, उतना ही विकृतियां समाज में, शासन व्यवस्था में बदलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और समाज में ये बदलाव की बात जो कर रहे हैं लेखक की, वास्तव में व्यंग्योक्ति है कि ये समाज, इसके नाम पर समाज को बदलने की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में समाज निरंतर दूसरे तरीके से बदल रहा है, यानी विपरीत दिशा में बदल रहा है। सकारात्मक दृष्टि से नहीं बदल रहा, बल्कि नकारात्मक दृष्टि से बदल रहा है। आगे चलते हैं, प्रमुख संवाद देख लेते हैं थोड़े से, जो कि महत्वपूर्ण है, जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला संवाद है, भाइयों बोलो तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो। ये किसका संवाद है? ये मुखिया केसरी सिंह का, यानी आजाद होने के बाद जब ग्राम पंचायत के गठन की बात आई, तब मुखिया केसरी सिंह ने जो संवाद कहा उसे आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि यही सारे नाटक का आधार है। भाइयों बोलो तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो। मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। ये आपसी प्यार बना रहना और ये मिलजुल कर करने की बात सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, एक दिखावा है, एक प्रदर्शन है। क्योंकि वास्तव में क्या था? सत्ता को अपने ही हाथ में, अपने ही परिवार में रखने की एक चाल थी, एक खेल था, जो केसरी सिंह के द्वारा खेला गया। और ये संवाद मुखिया केसरी सिंह ने गांव के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनकी सभा में बोला। अगला संवाद देखिए, भाई मुखिया हमारा तो ख्याल है या प्रधानी है तुम ही समारो। किसने कहा? मुखिया के दोस्त सुमेरा पंडित ने केसरी सिंह से ये बात कही। ये संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब केसरी सिंह ने ये कहा तो उन्होंने कहा कि ये काम तो, ये जिम्मेदारी प्रधान के पद की आपको ही संभालनी है, ये प्रधानी है तो तुम ही संभालो, यानी आप ही संभालिए। किसने कहा? सुमेरा पंडित ने। यानी सारा कुछ, सारा षड्यंत्र, सारा जो नाटक का रंगमंच है वो किसके द्वारा खेला जा रहा है? मुखिया के द्वारा और उसके समर्थकों के द्वारा। तो ये कथन आपको याद रखना है कि सुमेरा पंडित ने केसरी सिंह मुखिया से ये बात कही। अगला संवाद, तो मुखिया ऐसा करो। अब मुखिया ने कहा बदले में कि नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब बुढ़ापे में मुझे ये जिम्मेदारी मत दो। तो देखिए सुमेरा पंडित, जो कि उसी का मित्र था और उसी का पक्षधर था, उसने क्या कहा? तो मुखिया ऐसा करो कि या प्रधानी की पाग है, पाग यानी पगड़ी, या प्रधानी की पाग है अपने छोरा राम सिंह के सिर पे धर दो। ई काम तो मुखिया तुम्हारे ही हाथन होनो है। यानी सुमेरा पंडित ने फिर ये संवाद केसरी सिंह से की कहा। यानी अगर ये पूछा जाए किसने किससे कहा, तो आपको इस बात को, कथन को ध्यान में रखना है। यानी राम सिंह के नाम का प्रस्ताव पहली बार प्रधान के रूप में किसने प्रस्तावित किया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह प्रस्ताव सुमेरा पंडित ने रखा। अगला संवाद देखिए, जुल्म तो बाबा आप करते आ रहे हैं, हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। ये संवाद, जैसा कि संवाद से ही जाहिर हो रहा है कि बलवीर ने मुखिया केसरी सिंह से ये बात कही। जब बलवीर ने चमारों को संगठित करने का कार्य शुरू किया तो उसे बुलाकर केसरी सिंह ने उसे समझाया, और जब वो समझाने से नहीं माना तब उसे उसके आदमियों ने डराया धमकाया भी, लेकिन फिर भी बलवीर और महेंद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। आगे चलते हैं। तो भैया ससुर चमारन नहीं चांद पे बैठा रहे थे, जुलम बंद है जाएगो का। यानी जो पिछला संवाद था दोस्तों, जो ये संवाद था कि हम तो केवल चेतना जगाना चाहते हैं, इस संवाद के बाद जब उसने आगे ये बात कही तो नाराज होकर मुखिया के समर्थक सुमेरा पंडित ने बलवीर से कहा कि तुम चेतना जगाने का जो तुम्हारा काम है, ये क्या चमारों को सिर पर बिठाने से ही हो जाएगा? चांद पर बिठाना यानी ऊपर सिर पर बिठाने से ये सारे अत्याचार कम हो जाएंगे क्या? क्योंकि बलवीर ने कहा था कि आप इतने वर्षों से अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर, गांव के लोगों पर, और उन अत्याचारों को हम बंद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस जुल्म को बंद करने की आप बात कर रहे हो, चमारों को सिर पर बिठाने से ही क्या वो जुल्म बंद हो जाएगा? सुमेरा पंडित ने ये बात बलवीर से कही। अगला संवाद देखिए, हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं, यह कोई आखिरी चुनाव तो नहीं था। जब जीत जाता है राम सिंह चुनाव में, फगना हार जाता है, तब मुखिया के जो आदमी हैं वो उसे बुलाते हैं, किनको? बलवीर और महेंद्र को बुलाते हैं और उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं। तब उसके जवाब में महेंद्र राम सिंह से कहता है
कि हम अभी तक निराश नहीं हुए, यानी हमारी चमारों को संगठित करने की जो मुहिम है वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये आखिरी चुनाव नहीं था, चुनाव तो भविष्य में और भी होंगे और हम अपने उद्देश्य को पूरा करके रहेंगे। अगला संवाद देखिए। यह मत सोचना कि वे जीत गए हैं तो वे सुरक्षित हैं, वे डर गए हैं क्योंकि तुमने उन्हें पहली बार चुनौती दी है। ये संवाद बलवीर ने फगना से कहा, क्योंकि जब फगना चुनाव में हार गया तब वो निराश हो गया, उसे अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में उसकी हिम्मत बंधाई बलवीर ने और उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचना कि वो जीत गए हैं तो वो सुरक्षित हैं, क्योंकि उनकी गद्दी अब भी खतरे में है, क्योंकि पहली बार तुम्हारे वर्ग के लोगों ने उन्हें चुनौती दी है, तो इससे वे घबरा गए हैं और आगे भी जो भी चुनाव होंगे उनमें उनकी ये घबराहट निरंतर अभिव्यक्त होती ही रहेगी, यानी तुम्हारा पलड़ा अभी भी कमजोर नहीं है। आगे चलते हैं। वारे राज के रखवारे, सब गड़बड़ तुमने करवाई है। अब जब चुनाव अधिकारी आता है चुनाव के दौरान और वो जालसाजी करता है, धोखेबाजी करता है और जबरदस्ती नकली फर्जी नोट डलाए जाते हैं, तब फगना चुनाव अधिकारी से ये बात कहता है कि वारे राज के रखवारे, सब गड़बड़ तुमने ही करवाई है, यानी ये जो धांधलेबाजी चुनाव में हुई है, चुनाव की प्रक्रिया में हुई है, वो सब वास्तव में तुम्हारी ही करवाई हुई है। अगला संवाद देखिए। हमारे बाप का तो नहीं है, तुम्हारे बाप का है तो करवा लो जो बने। जब ये संवाद कहा फगना ने चुनाव अधिकारी से, तो रणबीर ने कहा कि हमारे बाप का तो नहीं, कि पुलिस क्या तुम्हारे बाप की है। इसके बाद अगला संवाद ये भी है, जो फगना ने कहा कि पुलिस क्या तुम्हारे बाप की है, तब इसके जवाब में रणवीर सिंह ने कहा हमारे बाप का तो नहीं है, तुम्हारे बाप का है तो जो करवा लो। यानी तुम किसी के भी पास चले जाओ, उन्हें पता है, यानी रणवीर सिंह को ये पता है अच्छी तरह से कि कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतने आत्मविश्वास से इस बात को कह सके। अगला देखिए। अब इन चमारन ते डरने ते तो काम चलेगो ना, चुनाव में नाहर रही ठाड़ो करो। अब आखिरी चुनाव जिनका वर्णन चित्रण इस कहानी में किया गया है, उसमें हरलाल नाम का एक पात्र है, वो राम सिंह का समर्थक है और राम सिंह से कहता है कि राम सिंह ने समस्या की है कि अब चमार जो है वो बहुत ज्यादा संगठित हो गए हैं, उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव जीतना कठिन प्रतीत हो रहा है। तो उसके जवाब में हरलाल जो उसका समर्थक था उसने कहा कि अगर हम इस तरीके से चमारों से डरते रहे तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना ही पड़ेगा। और इसलिए उसने प्रस्ताव दिया कि अब अपने पुत्र नाहर सिंह को ही चुनाव में खड़ा करो। आगे चलते हैं। गांव को अमन चैन तो प्रधान जी तुमने ही खोया है, अब सब मटिया मेट कर रास्ता हमते पूछ रहे हो। यानी आखिरी चुनावों के दौरान जब सभा बुलाई गई राम सिंह के द्वारा और उनसे पूछा गया कि तुम ही कोई रास्ता बताओ कि किसे चुनाव में खड़ा किया जाए, जब उन्होंने कहा, यानी राम सिंह ने जब किसी भी चमार भाई को चुनाव में अपनी ओर से खड़ा करने की बात की ताकि आपसी प्रेम गांव में बना रहे, उस समय फगना ने कहा कि गांव का जो अमन चैन जिसकी बात कर रहे हो कि अमन चैन नहीं रहा गांव में, तो गांव का अमन चैन तो प्रधान जी तुमने ही खोयो है। यानी आपकी जो राजनीतिक षड्यंत्रों से भरी नीतियां हैं उनके कारण ही गांव का अमन चैन यानी गांव की शांति भंग हुई है, और अब आप ही पहले तो शांति भंग कर ली, अब आप हमसे शांति स्थापित करने के लिए रास्ता पूछने की बात कर रहे हैं। यह कथन फगना ने राम सिंह से कहा। आगे अगला संवाद। बेचिंता रहो प्रधान जी, जब तुम हमारे साथ हो तो हमें कौन की चिंता है। मैं काई के डरते चौं बैठंगो, मैं काई ससुर ते कम हूं का, मैं काई को दिया खाऊंगा। यानी लच्छी राम जिसको अपने उम्मीदवार के रूप में राम सिंह ने खड़ा किया था और जो चमार वर्ग से था, उसको बुलाता है कौन, राम सिंह, कि मैंने तो सोचा है कि मैंने तुम्हारा नाम ले दिया है सभा में, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उम्मीदवार के रूप में, मेरे प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में खड़े हो, लेकिन तुम किसी के बहकावे में मत आना। यानी वो अपनी स्थिति को, लच्छी राम के मैं अपने विश्वास को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है राम सिंह। तब उसके जवाब में लच्छी राम कहता है कि बेचिंता रहो प्रधान जी, कि आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहे, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें किसी की भी चिंता नहीं, मैं किसी से भी डरकर नहीं बैठूंगा। यानी अपने चमार समुदाय में कोई मुझे कितना भी डराए, मैं किसी से भी डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी का दिया हुआ खाता नहीं हूं। मैं आपके ही, व्यंजित क्या है, व्यंजित है कि मैं आपके ही बताए मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और उम्मीद करती हूं कि कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इन प्रश्नों के जवाब
चुटकियों में दे देंगे। पहला प्रश्न है, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो हेतु भारद्वाज लेखक का नाम है। आगे चलते हैं, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कहानीकार हेतु भारद्वाज की पुरस्कृत कृति है, यानी कौन सी कृति पर, कौन सी रचना पर उन्हें पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है चीफ साहब आ रहे हैं, दूसरा है पटाक्षेप नहीं होगा, तीसरा है जमीन से हटकर और चौथा है 3 कमरों का मकान। हमें आपको याद होगा कि सी विकल्प यहां सही है, क्योंकि जमीन से हटकर उनका जो कहानी संग्रह है उस पर ही उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से पुरस्कृत किया गया था। आगे चलते हैं, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी किस गांव से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं पाली रजापुर, रामनेर, रामपुर और राजापुर। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अब तक तो आपको रामनेर गांव का नाम पूरी तरह से रट चुका होगा। आगे चलें, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी की मूल संवेदना संबंधित है किससे? भ्रष्टाचार से, प्रजातंत्र की आड़ में सत्ता लोलुपता का नाटक, सामाजिक विकृतियों और मूल्यहीनता का नाटक, या उपर्युक्त सभी। देखिए उपर्युक्त सभी यहां जान करके दिया गया है, क्योंकि सामाजिक विकृतियों और मूल्यहीनता का नाटक यहां पर बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं, लेकिन सबसे सही उत्तर है प्रजातंत्र की आड़ में सत्ता लोलुपता का नाटक। भ्रष्टाचार तो इस नाटक का एक हिस्सा है, छोटा सा। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आपको ये कथन याद रखना है, क्योंकि यही इस कहानी की मूल संवेदना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा कथन पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के विषय में असत्य है, वो आपको इसमें से चुनना है। पहला, इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। तो लेखक ने स्वयं कहा है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, तो यह कथन तो सही है। बी, यह एक गांव की कहानी है, यह भी जाहिर सी बात है, गांव रामनेर की कहानी है, लेखक ने स्वयं कहा है। तीसरा, यह एक नाट्य शिल्प में रचित कहानी है, यह भी सही है। इस कहानी में स्वतंत्रता के पूर्व के शोषित गांव का चित्रण है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता से पूर्व के शोषित गांव का चित्रण नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पहले से चले आ रहे और स्वतंत्रता के बाद के गांव में जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है उसका चित्रण यहां पर किया गया है, शोषण का चित्रण यहां पर नहीं है। तो ये कथन इस कहानी के विषय में एक गलत कथन है, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में कितने चुनावी नाटकों का चित्रण किया गया है? तो मैंने आपको बताया था 4 चुनावी नाटकों का चित्रण यहां पर किया गया है। सातवां, भाइयों बोलो तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। यह कथन किसका है? अभी अभी हमने इस कथन को पढ़ा था। ये कथन है मुखिया केसरी सिंह का, जो अपने पुत्र राम सिंह को प्रधान बनाना चाहता है, क्योंकि आजादी से पहले से गांव का मुखिया कौन है? केसरी सिंह। तो ये डी विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं, समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम क्या था? उस बात को हमें ध्यान में रखना है। ए विकल्प है राम सिंह को निर्विरोध प्रधान चुनना, ये क्रांतिकारी कदम था। 2 चमारों को पंच चुनना, ये एक क्रांतिकारी कदम था। गांव में पाठशाला खुलना या गांव में डाक खाना खुलना, ये क्रांतिकारी कदम थे। तो देखिए ये सब तो सरकारी स्तर पर हो ही रहा था, और ये निर्विरोध प्रधान चुनना कोई क्रांतिकारी कदम नहीं था। सबसे क्रांतिकारी कदम था जाति और संप्रदाय के नाम पर समाज में, विभाजित समाज में से एक निम्न वर्ग के, एक उपेक्षित और दलित वर्ग के 2 व्यक्तियों को पंच चुनना सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो बी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों क्रांतिकारी कदम था? हालांकि इसकी आड़ में भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि ये केवल और केवल एक दिखावा था, बहुमत ब्राह्मणों और ठाकुरों का ही था पंचायत में। तो बी विकल्प यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और ठाकुर हो गए, उधर चमार भी और अधिक चमार हो गए, पंक्ति का व्यंजित अर्थ क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। गांव की सभी जातियां अपनी परंपराओं का कट्टरता से पालन करने लगी, गांव में धार्मिक आडंबर और विकृतियां बढ़ने लगी, गांव में जातिवाद की खाई और अधिक चौड़ी हो गई, गांव में शिक्षा के प्रसार से एक नई सोच विकसित हुई। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और चमार हो गए। इसका मतलब है कि जातिवाद की जो खाई थी वो और अधिक चौड़ी हो गई। आगे चलते हैं,
10वां प्रश्न, राम सिंह की चुनावी जीत के लिए क्या राजनीतिक कुचक्र खेला गया? चुनाव अधिकारी को खिला पिलाकर अपने पक्ष में कर लिया गया, वोटर लिस्ट में से बाहर नौकरी कर रहे चमारों के नाम हटा दिए गए, चमार स्त्रियों के नाम से फर्जी वोट डलवाए गए, और डी उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि उपर्युक्त सभी कार्य किए गए थे जिससे कि संगठित चमारों के विरुद्ध राम सिंह को चुनाव में प्रधान के रूप में जिताया जा सके। अगला प्रश्न, गांव को अमन चैन तो प्रधान जी तुमने ही खोयो है, अब सब मटिया मेट कर रास्ता हमते पूछ रहे हो, यह कथन किसका है? यह कथन है फगना का, यानी ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राम सिंह ने प्रधान के उम्मीदवार के रूप में किसका नाम प्रस्तावित किया? निहाल सिंह का, लच्छी राम का, इतवारी लाल का या हर लाल का? तो देखिए, इतवारी लाल को तो फगना ने नाम प्रस्तावित किया था, लच्छी राम का नाम राम सिंह ने किया था, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, और ये हुई हमारी कहानी। पटाक्षेप नहीं होगा कि विश्लेषण परक व्याख्या समाप्त, और उम्मीद करती हूं कि दोस्तों आपको अच्छी तरह से ये कहानी समझ में आ गई होगी, और इस कहानी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहां आपको जितनी भी ऐसी रचनाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं और निबंध हैं, उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और इंतजार में रहिए, कहानी को अच्छे तरीके से, मूल कहानी को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद लेक्चर को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। विश्वास दिलाती हूं कि एक भी प्रश्न इस कहानी के संबंध में आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का। नमस्कार।